गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। आज हम रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे जो मित्र हैं अशोक जी किराड़, जो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के हैं और वर्तमान में इंग्लिश मीडियम स्कूल बूंदी में कार्यरत हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और हम दोनों मिलकर आपके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्ट्रेटजी है उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, उनको कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए ऑफलाइन लेनी चाहिए, आपकी टेस्ट सीरीज क्या होनी चाहिए, परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आप विस्तार से बात करेंगे। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन दे चुका। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मुरारी लाल मीणा है और मैं वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर कार्यरत हूं और आज हम इसी बिंदु पर विस्तार में बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक को चुना कि रक्षाबंधन पर क्यों ना विद्यार्थियों को ये सौगात दी जाए। तो सबसे पहले देखो, बच्चों की जो जब तैयारी करने लग जाते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले बात ये आती है कि तैयारी कैसे करें। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बीएड कर ली है या ग्रेजुएशन कर ली है, कोई पुलिस की तैयारी करना चाहता है या फिर जैसे बीएड कर ली है तो वो रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, या जो बीए कर रखा है किसी ने तो वो आरएस की तैयारी करना चाहता है। इसी के साथ जैसे 12th पास करने के बाद बच्चे बीएसटीसी की तैयारी करते हैं। तो सबसे मेन जो चीज देखने को मिलती है हमें वो ये मिलती है कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है किसी बच्चे को, तो वो किस तरीके से तैयारी करे, क्या कोचिंग करे ना करे, उसके बारे में मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूंगा। आपने बहुत सारे जो एग्जाम है वो दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की आपके पास नॉलेज है, तो उसको आप जो अपने बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो जो भी वैकेंसीज आती हैं, आप अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको बनना क्या है। जब अपने दिमाग में अपना टारगेट होता है तो फिर उसी टारगेट के पीछे अपन को लगना है, क्योंकि जैसे अभी राजस्थान सरकार ने 1 लाख वैकेंसीज निकालने का निश्चय किया है, तो आने वाले समय में आपके सामने काफी सारी वैकेंसीज होगी। तो पहले आप ये तय कर लें कि आपको जाना किस फील्ड में है और जिस फील्ड में आपको जाना है उस पर आप पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ काम करें कि मेरे को बस यही फील्ड चाहिए और मैं उसी पर काम करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपन जैसे मान लो आपको पुलिस के फील्ड में जाना हो या प्रशासनिक सेवा में जाना हो या टीचिंग के फील्ड में जाना हो, तो आप जैसे आपने एजुकेशन ले रखी है उसी के बेस पर आप जा पाएंगे उसमें। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अपन मजबूरी में एजुकेशन तो उस फील्ड की ले लेते हैं और अपन की पसंदीदा फील्ड अलग प्रकार का होता है, तो अपन जाएं किस फील्ड में, ये अपने लिए एक प्रश्न बन जाता है। तो मेरा आपसे यही एक कहना है कि आप पहले वो तय करें कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे मान लो आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो आप टीचिंग के फील्ड के अनुकूल तैयारी करें, पुलिस के फील्ड में जाना है तो पुलिस के फील्ड के हिसाब से तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर में जाना है तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, आरएस में जाना है तो आरएस के हिसाब से तैयारी करें। पहले ये देखें कि आपको जाना किस फील्ड में। तो सर ये तो हो गई बात, लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या होती है। बहुत सारे तो बच्चे क्या है कि सिटी में रहते हैं, वहाँ उनको कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, आधे से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, या हम बात करें शहरी क्षेत्र में भी जैसे महिलाएं जो तैयारी करना चाहती है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोई जॉब वगैरह करता है, क्योंकि पैसे वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों के सामने रहती है। तो ऐसा कोई तरीका हो जिससे सभी जो है वो अच्छे से तैयारी कर पाए। जैसे कोई शहर में रहता है तो वो कोचिंग ले ले, या बाकी के भी प्रॉब्लम्स सोल्व हो, तो इस तरीके का कोई तरीका हो। सर इसके लिए तो क्या है कि अपन जैसे मान लो कोई भी कंपटीशन का फॉर्म भरा तो उसके साथ साथ अपना उसका सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और सिलेबस का प्रिंट आउट लेने के बाद में अपन ये देखें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आजकल क्या है, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस अपलोड मिलते हैं आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स में। तो आपको जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की तैयारी करने की, तो स्टार्टिंग में आप किसी कोचिंग में जाने से पहले मैं मानता हूं कि आप उस चीज को पढ़ के जाए। तो बुक से पढ़ने के साथ साथ आप उसका एक क्लास देख लेना किसी भी टीचर का, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के और गरीब बच्चे जो होते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है मनी की, तो मनी की प्रॉब्लम का कोई इश्यू नहीं रहेगा यूट्यूब के अंदर।
आप यूट्यूब पर काफी फेमस टीचर्स के क्लासेस मिलेंगे आपको। तो आप सीधा टॉपिक डालें कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक डालें और टॉपिक की जो क्लास है भले आधे घंटे की हो 1 घंटे की हो, आप पहले उसको देख लें। उसके बाद में अपनी बुक से जो आपने रेफरेंस बुक ली है उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हुए आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप उस चीज के लिए आगे और तैयारी कर पाए। तो सर का कहने का मतलब है कि जैसे शहर के जो बच्चे होते हैं वो अगर कोचिंग वगैरह उनके आसपास है तो वो कोचिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पे कोई तैयारी करते हो तो कोचिंग, ऐसा नहीं है कि कोचिंग खराब है, अगर आपका जो जो फाउंडेशन है ना वो कोचिंग अच्छे से तैयार करवा देगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं उनके लिए बहुत सारी आजकल बहुत सारे एप्स हो आ गए हैं, ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। तो गाँव में वो चाहे तो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं और उसी से अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं मेरे को सेल्फ स्टडी करना है, जैसे बहुत कभी कभी क्या होता है कि कोचिंग करके आ गए अपन बाहर से, अब वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अपन। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन अगला आता है कि किस तरीके से तैयारी करें, किताब पढ़े या जो कोचिंग और जो किताब है उसमें कॉम्बिनेशन कैसे बिठाए। जैसे कोचिंग में भी हमने पढ़ लिया और उसके बाद हम क्या किताब पढ़ना जरूरी है या जो टीचर्स ने नोट्स लिखवाए उस वो सफिशिएंट है। तो इसके बारे में हम सर से डिस्कस करेंगे, सर आपको बताएंगे। देखिए बात यह है कि अपन जैसे मान लो कोचिंग करके आ रहे हैं, तो कोचिंग करने के बाद में कभी एक बार ऐसा होता है कि वो सामने वाला जो टीचर है आपको कोचिंग करवा रहे हैं वो टू द पॉइंट लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी सारी चीजें नहीं लिखवा पाते जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए मैं मानता हूं कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के साथ साथ एक रेफरेंस बुक जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। रेफरेंस बुक के लिए मैं गाइड को कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल मार्केट्स में गाइडें बहुत ज्यादा आती है और गाइड और बुक्स में काफी डिफरेंस होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर राइटर के गाइड के बजाय एक बुक लें और रेफरेंस बुक के तौर पर उसी को इस्तेमाल करें, उसमें से वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस के हैं। आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो टारगेट है उसके लिए सिलेबस आपके लिए काफी लेंथी मिलेगा। तो उस लेंथी सिलेबस को आप कंप्लीट कर सके उसके लिए आपको अपनी गाइड और अपने नोट्स, जो गाइड क्या मतलब रेफरेंस बुक और नोट्स दोनों को कंबाइन करके उसको पढ़ना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और जैसे जैसे आप उसको कंप्लीट करते जाएं उसके साथ साथ उसकी एमसीक्यूज भी आप सोल्व करते जाएं। एक एमसीक्यू की बुक ले आए आप 8-10 हजार क्वेश्चंस की, तो जैसे आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो आप उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए और आप बेहतर तरीके से उस टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर पाए। सर बहुत से बच्चों की एक प्रॉब्लम ये भी देखने को आती है कि सर किस टाइम पे पढ़े, कितने घंटे हम पढ़े, किस तरीके से पढ़े। तो इसके बारे में भी आप अपने जो विचार है वो बच्चों के सामने रखिए, कितने घंटे पढ़े या किस तरीके से पढ़े वो बताइए आप एक बार। देखिए ये बच्चों का जो मामला है कि पढ़ने का, तो आजकल क्या है, पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है पहली चीज। तो अगर आपका सपना है उस चीज को पाने की, तो आपके लिए घंटे मायने नहीं रखते। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चा घंटों के टारगेट सेट करके पढ़ता है वो बहुत सारी चीजों को मिस कर जाता है। तो घंटों में आप अपनी पढ़ाई को ना करें, आप सीधे तौर पर ये रखें कि मुझे डेली के 2 टॉपिक 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो भी कंप्लीट करने हैं वो कंप्लीट करने हैं। घंटों में अपने अध्ययन को नहीं बांटें। जो घंटों के हिसाब से तैयारी करता है तो उसमें क्या होता है कि अपन सारी चीजों को तैयार नहीं कर पाते, अपन को कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। और अपन ये मान के चलते हैं कि अगर किसी चीज को अपने स्किप कर दिया तो स्किप करने के बाद में दिक्कत ये होती है कि अपन उस चीज के जो क्वेश्चन अगर मान लो परीक्षा में जो अपन ने स्किप किया उसी में से प्रश्न आ गया तो फिर अपने सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ें, टॉपिक सेलेक्ट कर ले कि आज मुझे 2 टॉपिक तैयार करने हैं, तो उन 2 टॉपिकों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। घंटों में आप जो बच्चे आप जैसे अधिकतर आप इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं तो उनमें बच्चे बोलते रहते हैं कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जहां तक इंटरेस्ट हो, जब तक आपकी बॉडी काम कर रही है, आपका माइंड काम कर रहा है, वहां तक पढ़े आप। उसमें आपका घंटों पे आपको अपने आप को तोलना नहीं है। आप 8 घंटे 10 घंटे जहां तक आपकी बॉडी काम करती है और जहां तक आपका शरीर अपने साथ देता है कि वहां तक आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कम पढ़ोगे या ज्यादा पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर कम पढ़ेंगे तो अपना कंटेंट कम तैयार होगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो अपन उन चीज को ज्यादा तरीके से बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद में जितना संभव हो सके उतना देर तक आप पढ़ने की कोशिश करें। कभी अपनी पढ़ाई को घंटों के हिसाब से नहीं तोड़ कर चले। तो सर के कहने का मतलब है कि जितना आपका माइंड काम करता है, कि जैसे आपका माइंड कितना एक्टिव रहता है, और ये हर बच्चे का अपना अपना
एटीट्यूड होता है कि उसका जो माइंड है वो कितना वर्क करता है। तो जितना आपको याद होता है या जितना आपका पढ़ाई में मन लगता है ना, उतने घंटे तैयारी कीजिए। तो सर ये हो गई बात, जैसे पढ़ाई की हो गई, सिलेबस आपको टेबल पे के सामने लगाना ही है। सिलेबस तो आपको मतलब टू दी पॉइंट याद होना चाहिए, सिलेबस तो पूरा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अपने पास रेफरेंस बुक हो गई, कोचिंग ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है, ये हो गया। इसके बाद जैसे अपन ने तैयारी कर ली, सारा काम हो गया, तो बहुत सी बार बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होने लग जाती है कि यार मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन अभी तक भी कुछ भी याद नहीं है मेरे को। वो ज्यादातर मैंने बहुत सारे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनसे बहुत सी बार मैं मिलता हूं, तो वो यही बोलते हैं कि यार सर मेरे हमने तो बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत सारी तैयारी की है, लेकिन फिर भी याद नहीं रह रहा। तो सर इसका बच्चों किस तरीके से सामना करे, कुछ इसके बारे में आप टिप्स बच्चों को दीजिए। ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अपन जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको, जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी बुक को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। नंबर एक प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अपना क्या होता है कि बच्चा, जैसे मान लो कोई बच्चा लक्ष्य की बुक पढ़ रहा है, कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे उसने लक्ष्य की बुक को एक बार पढ़ लिया तो वो क्या करेगा, दूसरे के पास दूसरी बुक दिखी तो अपने लक्ष्य को छोड़कर उसको दूसरी वाली बुक को मार्केट से उठा लाएगा और उसको पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये अपने दिमाग की भी कैपेसिटी होती है। अगर अपन किसी भी काम को लगातार बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज अपने दिमाग में अच्छे तरीके से स्थिर होती है और अपन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि अपन जो पढ़ने का टाइमिंग है, क्वेश्चन सॉल्विंग का जो टाइमिंग है, उसको इस तरीके से बनाए कि अपन प्रश्न जो कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इतना फुल रेंज में पढ़कर चलें कि संभावित आंसर तक भी अपन पहुंचने की कोशिश करें। अगर अपन संभावित आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो अपन उस प्रश्न को और उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप डेली तौर पर योग करें, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना खाएं, तब जाकर आपका दिमाग और जो शरीर है दोनों बहुत बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ काम करेंगे। और आपके पढ़ने का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स रखें कि आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ना है। इस टाइम आपका सोने का टाइम हो तो सोने का टाइम भी निकालें आप। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करने के बजाय बार बार चेंज करते रहते हैं, तो उससे दिक्कतें ज्यादा होती है। और एक और सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करके देखिए। सॉल्व करने के बाद में उसको मतलब इवेल्युएट कीजिए और इवेल्युएशन में आप ये देखिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए। अगर मान लो आपने 100 क्वेश्चन सोल्व किए और उसमें से 20 प्रश्न गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में दिक्कत ये हो रही है कि आपने जो पढ़ा वो चीज को आप सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो मेरा मानना है कि आप जब भी दूसरी बार उस चीज को पढ़ें तो 20 क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं उन चीजों पर भी आपको काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप उस प्रकार की कोई गलती ना कर पाए। ये सबसे मेन फंडे होते हैं सक्सेस के लिए। तो सर ने बताया जैसे अपने पास मटेरियल आ गया, डिस्क्रिप्टिव मटेरियल तो आ गया कि बुक हो और नोट्स हो गए। आपने नोट्स को तो बार बार रिवाइज करते ही रहना है क्योंकि जल्दी ही रिवाइज हो जाते हैं। जो अपनी खुद की हैंड राइटिंग वगैरह होती है तो वो जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। इसके साथ सर ने जैसे बताया कि आपने कोई भी डिस्क्रिप्टिव, जैसे कोई भी हिस्ट्री का पहला टॉपिक ले लेते हैं अपन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली अपन ने, तो जैसे वो कंप्लीट की तो उसके बाद अपने को बाजार से या अपने खुद से बनाए हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको भी क्या करना है, सोल्व करना है। बाजार में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी आपको और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो वगैरह पड़े हैं इनसे संबंधित, तो आप वो भी देख सकते हो। तो जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो तो आप जैसे आपने क्वेश्चन किए तो अब आपको पता चल जाएगा कि अपना हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कितना अपने को याद रहा है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को करके देखिए कि कितने अपने क्वेश्चन सही निकले हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो वापस से उस टॉपिक पे वापस से दोबारा से आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया, अपनी सारी बात हो गई। इसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए, इसके बाद आता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या टेस्ट सीरीज किस तरीके से करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे गाँव में रहते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या तरीका हो सकता है, या शहर में जो बच्चे रहते हैं या जो कोचिंग के आसपास रहते हैं और वहाँ पर सही तरीके से टेस्ट सीरीज चलती है, तो किस तरीके से टेस्ट सीरीज को किस तरीके से लेना चाहिए कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो ये आप बताइए हमारे बच्चों को। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जो सिटीज के बच्चे हैं उनको तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो उनको कोचिंग में जाकर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि बच्चे हैं जिनसे शहर काफी दूरी पर है
तो उनके लिए बेहतर तरीका ये होगा कि आप एक तो मार्केट से मॉडल टेस्ट पेपर की बुक ले आएँ और ओएमआर शीट की प्रिंट आउट ले लें। तो मॉडल टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करते रहें और ओएमआर में उसको भरते रहें। तो उससे क्या है, आपको एग्जाम लाइक कंडीशन में पेपर सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप वीकली टेस्ट के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, जिसमें आप हर वीक एक टेस्ट दे लें उसका भी, ताकि आपको कोचिंग्स की भी कमी महसूस नहीं होगी। और अब वो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होती है आजकल काफी सस्ती मिल जाती है, तो उस ऑफर्स का भी आप फायदा लें। और घर पे बैठकर जब आप टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह दें, तो उसके लिए बेहतर है कि आप एक बुक ले लें मार्केट से, जैसे क्रोनोलॉजी जो पब्लिकेशन होता है उसकी अच्छी बुक्स आती है प्रैक्टिस के लिए, मोमल वगैरह की अच्छी आती है। तो वो आप देखें कि आपको क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड किस प्रकार का चाहिए और उनसे आप प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम लाइक कंडीशन में पेपर सोल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका एग्जाम का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और आप बिना प्रेशर के एग्जाम दे पाएंगे और आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो एग्जाम होता है उसमें जो मॉडल पेपर है या जो टेस्ट सीरीज है वो उसका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से ओएमआर में दे रहे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन जो वहां पर गलत होने के जो चांसेज होते हैं गोला भरने के टाइम पे वो कम हो जाते हैं। और आपका जो थोड़ा जो कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बूस्ट होता है, बढ़ता है, क्योंकि अपन तरीके से पेपर देते हैं तो वो सारी चीजें अपने को समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ तक अपनी बात हो जाती है सर। इसके बाद बहुत सी बार बच्चों को हमने देखने को मिला है कि जैसे एग्जाम के 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले, 7 दिन पहले एग्जाम फोबिया टाइप हो जाता है उनको नींद नहीं आती है, खाना भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या होगा या नहीं होगा, नींद नहीं आती है। तो इससे बच्चे कैसे बचे ताकि वो अच्छे तरीके से पेपर दे। वो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से उनके द्वारा पढ़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक कमी हो जाती है कि पेपर देने का जो तरीका है वो सही नहीं होता उनका, या बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी उनका पेपर अच्छे से नहीं बैठ पाता। पता नहीं ये एग्जाम में बैठने के बाद उनको एक फोबिया सा बन जाता है, या 7-8 दिन पहले उनको ऐसा लगने लग जाता है कि यार अपने को कुछ भी याद नहीं है। इस तरीके से बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। हम लोगों ने भी ये फील किया था, हम लोगों ने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट किए हैं और अपने को भी ये लगा था। तो इनसे बच्चे कैसे बचे और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बच्चे निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को एडवाइस दीजिए। क्योंकि सारी तैयारी के बाद भी अगर एग्जाम टाइम पे आप सही तरीके से, आपकी माइंड वगैरह सही तरीके से काम नहीं किया, या एग्जाम में आप बैठते हो तो आपका माइंड सही से नहीं लग रहा, तो वो पूरा जो साल भर जो तैयारी की ना उन्होंने, तो वो सारी बेकार हो जाती है। तो किस तरीके से इन चीजों से बचे, उनके बारे में थोड़ा बच्चों को एडवाइस दीजिए, किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम के जो लास्ट के 15 से 20 दिन होते हैं उसके दौरान आपको ये करना चाहिए कि अपने जो पढ़ लिया साल भर से, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने साल भर मेहनत की है तो 2-4 दिन मेहनत नहीं करेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आपने साल भर मेहनत नहीं करी है और आप 2-4 दिन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। होना नहीं होना एक अलग बात है, आपने अगर ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। उसके लिए आपको ये चाहिए कि आपके लास्ट के 15 जो दिन है उसमें आपने जो साल भर से आपकी जो स्ट्रेटजी थी उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपने पहले 10-12 घंटे पढ़ने का रूटीन बना रखा हो। तो एग्जाम टाइम पर आपकी को ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो टाइम है उसको मिनिमाइज करें। आप मैक्सिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है, उसको कम से कम करें पढ़ाई के टाइम को। और इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज पर आप काम ज्यादा करें। जैसे आपने पिछले साल भर से खेलने कूदने का काम नहीं किया है, मूवीज नहीं देखी है, गाने नहीं सुने, तो आप इन चीजों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि उससे क्या है आपका माइंड का जो कैपेसिटी है वो मजबूत होगा। दिक्कत ये रहती है कि अपने एग्जाम टाइम पे प्रेशर में आते हैं। प्रेशर में आने का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि बच्चा ये सोच बैठता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे को कुछ याद नहीं है। तो वो याद होना नहीं होना तो आपके साल भर की मेहनत के ऊपर है, वो सब चीजें आपकी मेमोरी में पड़ी हुई हैं। जरूरत ये होती है कि आप उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को पूर्णतया रिलैक्स्ड मोड में रखें, और रिलैक्स मोड में रखने के लिए आप खेल कूद में इंटरेस्ट लें, सुबह सुबह मेडिटेशन करें, योग करें, और प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करें, जमकर खाना खाएं और जमकर सोएं लास्ट टाइम पे। क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपका माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आपको अपनी बुक्स को एक साइड रख देना चाहिए, और उसके बाद में कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहती। जो आपने साल भर पढ़ा है वही चीजें आपके काम आएंगी। तो उसकी के बेस पर आप कॉन्फिडेंट रहें और उसी चीज के हिसाब से अपने पेपर को सोल्व करने के लिए जाएं, तो आप निश्चित रूप से उस एग्जाम में सफल रहेंगे। मेरा एक दोस्त है,
जो अभी वो भी प्रिंसिपल है, उसके साथ भी ये दिक्कत होती थी कि वो एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाता था कि उल्टियां तक कर देता था एग्जाम के अंदर, हॉल के अंदर ही ये स्थिति थी। उसके साथ 3-4 बार एग्जाम्स में ऐसा हुआ था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू एग्जाम की जितने ज्यादा टेंशन लेगा उतना ही ज्यादा तेरा नुकसान है। जरूरी है कि अपन उसकी टेंशन नहीं लें। सिलेक्शन होना नहीं होना तो अपनी मेहनत के ऊपर है। अपने साल भर मेहनत अगर ईमानदारी से करिए तो अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, और अपनी मेहनत में ही कमी है तो फिर सिलेक्शन होने का सपना देखना बेकार है। तो आप अपने माइंड को उस तरीके से रेडी करें, प्रिपेयर रखें, ताकि आप यूं मानकर चलें कि मेरे को सब कुछ आता है। अगर जो चीज मेरे को नहीं आई परीक्षा में, तो निश्चित रूप से वो 99% स्टूडेंट को नहीं आनी है, उसको आप छोड़ दें एग्जाम में। कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने दिक्कत खड़ी करता है तो उसको छोड़ दें, आप उस पर तुक्का नहीं लगाएं। क्योंकि जरूरी होता है कि तुक्का लगाने के लिए भी ये एक टेक्निक रहती है कि अपन उसको डायरेक्ट अपने इष्ट देवों का नाम लगाकर ऐसे ही लगा देते हैं, तो वो गलत तरीका है। इस तरीके से अपने को तुक्के भी नहीं लगाने चाहिए, और मैंने जो स्ट्रेटजी बताया उसी तरीकों को अपन को फॉलो करना चाहिए, ताकि अपन एग्जाम में बिना प्रेशर के अपने एग्जाम पेपर को सोल्व कर सके। तो सर का कहने का मतलब है कि ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा मतलब इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, इतनी ज्यादा लास्ट टाइम पे इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप को ये लगने लग जाए कि यार मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ। थोड़ा नॉर्मल रहना है और थोड़ा पढ़ाई को कम करना है। आपने जो नोट्स बनाए कुछ टाइम के लिए वो आप रिवाइज जरूर कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। तो सर ये तो हो गई थी हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। अब इसके बाद जो बात आती है कि एग्जाम देने अपने को जाना है सेंटर पे, किसी भी एग्जाम सेंटर पे जाना है, तो बच्चों को इसके बाद किस तरीके से वो पेपर को अटेम्प्ट करे, किस तरीके से पेपर को सोल्व करे। सेंटर पे जाने के साथ साथ उनके सामने समस्या होती है कि किस तरीके से जैसे सेंटर पे पहुंचते हैं, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले अपने को तो सारे जो दे रखे होते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं वो पढ़ लेना है, और जिस तरीके से उनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग कर लेना है अपने को कि 1 घंटे पहले जाना है तो 1 घंटे सही टाइम पे पहुंच जाना है। अब बात आती है एग्जाम के हॉल में बैठने के बाद बहुत सारों को भी डर भी लगता है, देखो कि बहुत सारे के हाथ वगैरह कांपने लग जाते हैं, हड़बड़ी होने लग जाती है। इसके साथ पेपर सोल्व करने का क्या सही तरीका होना चाहिए? जो पेपर अपन सोल्व करते हैं, बहुत सारे आजकल ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें माइनस मार्किंग होती है, तो उससे कम से कम कैसे बचे और किस तरीके से पेपर सोल्व करे? क्या क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करे, कम अटेम्प्ट करे, या डबल ऑप्शन वाले हैं उनको अटेम्प्ट करे या नहीं करे? तो इसके बारे में बच्चों को थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसके लिए है कि अपन जैसे एग्जाम सेंटर अपन को जहाँ मिलता है, तो उसके लिए आप ये करें कि जहां पर भी आपको एग्जाम सेंटर मिला है उससे एक दिन पहले आप उस सिटी के अंदर पहुंच जाएं, रात भर नींद लें, अच्छी नींद के साथ सुबह आराम से उठें एग्जाम से पहले, और एग्जाम सेंटर पर निर्धारित समय से भी 10-15-20 मिनट पहले आप पहुंच जाएं। तो उससे क्या होगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं आएंगी। आपके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने साथ लेकर जाएं, पेन वगैरह, एडमिट कार्ड, ID वगैरह, ताकि वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं हो। जब आप एग्जाम हॉल में अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि अपन जैसे एग्जाम देने बैठते हैं, तो जैसे ही पेपर खोलते हैं उससे पहले अपन OMR शीट वगैरह की सभी एंट्रीज को फिल कर लें। पेपर खोलने के बाद में कभी कभार होता है कि पेपर की एक पर्टिकुलर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्टिंग में इतने हार्ड लेवल के आते हैं कि अपना दिमाग घूम जाता है कि यार मैंने साल भर पढ़ा था और उसके बावजूद मैं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी समझ से परे हैं। तो उसको लेकर आप स्ट्रेस में नहीं जाएं, क्योंकि कभी कभार एक निश्चित सीरीज के अंदर ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है कि 5 से 10 क्वेश्चन तक लगातार आपको नहीं आ पाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स के सामने होंगे और सभी को वो नहीं आएंगे। वो 2-5% जो स्टूडेंट्स है वही कर पाएंगे, तो उसको लेकर आपको हेडेक नहीं लेनी है। तो आपको ये करना है कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें, आप उनको छोड़ दें, क्योंकि मामला माइनस मार्किंग का है। और माइनस मार्किंग के पेपर को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप पेपर को 2 या 3 राउंड में सोल्व करें। फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करें जिन क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो। जैसे मान लो 150 क्वेश्चंस का पेपर है या 100 क्वेश्चंस का पेपर है, आपको फर्स्ट राउंड में 60 या 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन 50 क्वेश्चंस को सोल्व कर लें और OMR में भर लें। और साथ ही साथ जब आप हर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर मान लो किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि इसके 2 ऑप्शंस में क्रॉस कर सकता हूँ, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन में क्रॉस कर रहा हूँ लेकिन मैं आंसर तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप गोला कर लें। जब आपका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाए तो दूसरा राउंड लेने के लिए आप 2-1 मिनट का गैप लें, बीच में पानी पी लें और वापस अपनी सीट पर बैठकर वापस से उन क्वेश्चंस पे काम करें। तो उन क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि अगर आप 2 ऑप्शन क्रॉस कर रहे हैं तो आप 50-50 मामले वाले पोजीशन में पहुंचते हैं। तो 50-50 वाले क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेनी है 100%, क्योंकि 50 क्वेश्चन से जो आपने राइट किए हैं फर्स्ट राउंड में, उनसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जरूरी है कि आप उन डबल जो ऑप्शंस वाले जिनको आपने क्लियर कर दिया
2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो उनमें आप निश्चित रूप से रिस्क लें। अगर आपके पास वो क्वेश्चनों की रेंज उनकी 15 से 20 क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 70। तो मैं मान के चलता हूँ कि किसी भी 100 क्वेश्चन वाले जो पेपर में आप अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन की रेंज में आप पहुंच जाएंगे। तो आप उस तरीके से उसको सोल्व करें, और पेपर में किसी प्रकार का हड़बड़ाहट में नहीं करें। कोई क्वेश्चंस को, सारों ऑप्शंस को पढ़ें। 4 ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में नीचे और ऑप्शंस दिए रखते हैं आजकल, या तो सुमेलित वाले ऑप्शंस आते हैं, या फिर कौन सा सही है, तो नीचे और रहते हैं, कूट में आंसर रहते हैं आजकल, 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन में उस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें कि सही नहीं है ऐसा दे रखा और आपने उसको ही पढ़ लिया कि सही है कौन सा है, तो उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन अपन गलती कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं मान के चलता हूँ कि अब जो इन्होंने 5 ऑप्शन शुरू किया है आरपीएससी और अन्य बोर्ड्स में भी वो देखने को मिलेगा, उसके लिए आपके लिए उन्होंने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए, लेकिन वो 10 मिनट में पर्याप्त नहीं मानता। उसके लिए आप सबसे पहला काम तो ये करें कि जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप साथ के साथ में भर लें, ताकि बाद में आपको ये पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। और लास्ट टाइम पे जब 10 मिनट भी बच रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, अपन को सीधे क्वेश्चन नंबर देखा और उस क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड का 5वां ऑप्शन आपको गोला करना है, उसको करके फ्री हो जाएं, तो आपका पेपर भी टाइम पे हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। और अगर अपन ये मान के चलते हैं कि अपन पहले पेपर को सोल्व करते हैं, लास्ट के 20 से 25 मिनट 30 मिनट में अपन ओएमआर भरेंगे, तो उसमें निश्चित मान के चलें कि आप 5 से 7 गलतियां करेंगे ओएमआर भरने में, तो उससे भी आप बच पाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप उसको पहले 7 के साथ में भरें, ओएमआर के गोले भी, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को आप गोला कर लें या क्रॉस लगा ले, भाई हमने अटेम्प्टेड है, तो उसको लास्ट में आप भर लें, तो उससे आपकी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको एग्जाम में नहीं आएगी। तो ये था एग्जाम को लेके। इसके बाद जैसे एग्जाम वगैरह हो गया, सारा काम हो गया, अब बच्चे बहुत सारी वैकेंसियां आती रहती है। जैसे मैं बीएड की, आपने भी मैंने बीएड कर रखी है, आपने भी बीएड कर रखी है। जैसे मेरे 2nd ग्रेड का एग्जाम हो गया, इसके बाद बहुत सी बार क्या होता है कि रीट का भी एग्जाम साथ में होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे 2nd ग्रेड का एग्जाम कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे मेरा पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा डिप्रेस, अगर अच्छा होता है तो मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि यार आंसर की मिलाएंगे, रिजल्ट आने दे उसके बाद तैयारी करेंगे, या मेरा अगर अच्छा नहीं होता है पेपर, तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। तो इन चीजों से कैसे बचे और आगे किस तरीके से तैयारी करें, इनके बारे में बस थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा ये बताइए आप, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखना सर, इसके लिए दिक्कत ये होती है कि अपन ने जैसे पेपर अच्छा हुआ है, तो अपन क्या है, अति उत्साहित हो जाते हैं और अपन उत्साह के चक्कर में अपनी तैयारी को बंद कर देते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि अपना पेपर खराब होता है, तो अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं और पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। तो दोनों स्थितियां अपने लिए घातक होती है। आप उत्साहित में आकर भी अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करें, और डिप्रेशन में जाने की आपको कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का कोई एक ही एग्जाम नहीं है, या फिर एक ही एग्जाम से आपकी जिंदगी कुछ बदलने वाली नहीं है। अब मैं खुद भी काफी एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ, और मैंने 10 से ज्यादा एग्जाम्स को, गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर भी किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बढ़िया फंडा है कि आप रेगुलर पढ़ें उसको। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बताया था कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपको अपने पढ़ाई के घंटे कम करने हैं। जैसे आपका एग्जाम निपट गया, 2-4 दिन आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद में आपको फिर से वापस पुराने फ्लो में चलना है, और जो चीजें आपने यहाँ पर इस एग्जाम में गलत की है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस पर भी आपको वापस से काम करना है, ताकि आप उन टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बोल रहे थे कि रीट की वैकेंसी भी आने वाली है, 1st ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए आपको किस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठाना है, तो उसके लिए जरूरी था कि आप दोनों का जो सिलेबस है, जैसे रीट का सिलेबस और 2nd ग्रेड का सिलेबस है, या 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का सिलेबस है, उनमें जो कंबाइंड टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है, उन टॉपिक्स को आप पहले एक बार कंप्लीट कर लें, ताकि आपका उस टॉपिक्स में गलती होने की संभावना कम रहे, और उसके बाद में उन टॉपिक्स पर आप काम करें जो आपके सिलेबस में नहीं थे पहले और आपको नहीं पढ़ने पड़ रहे हैं, तो उनको उसी तरीके से पढ़ें। जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक रेफरेंस बुक और एक नोट्स ले लें, और जिस तरीके से आप पहले पढ़ते आए थे उस तरीके से पढ़ें, और साथ के साथ एमसीक्यू सोल्व करते रहे, ताकि आपकी गलती होने की संभावना कम रहे। ये सबसे बेहतर तरीका होगा, तब जाकर ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा और आप गवर्नमेंट जॉब तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे, मेरा ये मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और समय समय पे हम अपने YouTube चैनल पे आपको गाइडेंस देते रहेंगे। तो आप हमारे जो YouTube चैनल है जिस पे हमने वीडियो डाल रखा है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को आपने टाइम दिया। और इसी शुभकामनाओं के साथ हमारी तरफ से आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।